हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आरएम डिफेंस। दिस इज अंचित शर्मा। आज हम बात करेंगे एफकेट 1 2026 के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ बहुत सिंपथाइज करता हूँ कि पेपर आपका बहुत डिफिकल्ट आया। पता नहीं एडसिल ने कौन सा बदला लिया आपसे, बट सच बता रहा हूँ, पेपर वाज वेरी टफ। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको ये फील करा रहा है कि एग्जाम बहुत बहुत इजी था, डुएबल था, मेरे बैच से आया, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं आपको साफ बोल देता हूँ, दैट पर्सन इज जस्ट सेलिंग द कोर्स। उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। उस इंसान को सिर्फ अपनी एकेडमी को बिजनेस देना है, दैट्स इट। ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैं सबसे पहले बात बोलना चाहूंगा टू एडसिल। पहले तो एडसिल भाई साहब, आपके सीबीटी का लेवल बहुत लो था। आपने जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया है वो बहुत पैथेटिक था। बहुत सारे लोग उसकी क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड सीरियसली, रीजनिंग क्या कर रहे हो आप? रीजनिंग के फिगर्स वाला जो क्वेश्चन है, तीन तीन बार स्क्रॉल क्यों करना पड़ रहा है? उसको छोटा फिगर नहीं दे सकते क्या आप? टीवी लगवा दो, मेरे हिसाब से एलईडी लगवा दो। टी मतलब क्या कर रहे हो यार आप एडसिल? ऊपर से सेंटर इतनी दूर फेंक दिए। आपको क्या लगता है कि जो आपका एग्जाम दे रहे हैं लोग, वो बहुत रिच इनकम ब्रैकेट के हैं? 1000 किलोमीटर दूर आप सेंटर फेंक रहे हो, फिफ्थ फिफ्थ प्रेफरेंस, जो बंदा ऐसे ही भर देता है। समझ रहे हो? तो क्या किया आपने? ऊपर से 30-40 मिनट एग्जाम लेट स्टार्ट कर रहे हो। हद है यार, मतलब कहाँ का प्रोफेशनलिज्म है ये? ऊपर ऊपर से दो दो तीन तीन बार बायोमेट्रिक कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चों का। क्वेश्चन स्विच करने में टाइम लग रहा है। माउस नहीं चल रहा, कीबोर्ड नहीं चल रही, क्या सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, अच्छा स्लो चल रहा है। मतलब इन्वेस्ट कर दो यार, कम से कम 650 रुपया लिया आपने फॉर्म में, या चार्ज 650 रुपीज। जस्ट इन्वेस्ट ऑन द सॉफ्टवेयर, जस्ट हायर सम गुड इंजीनियर्स। क्या कर रहे हो यार? और ऊपर से सवाल मेरा उन अकेडमीज को भी है जो बड़े बड़े कोचिंग के नाम बन चुके हैं अभी। आपकी स्पाइन नहीं है ये क्वेश्चन करने की? फिर जो आपकी रीढ़ की हड्डी है कहाँ पे? आपके पास करेज नहीं है, यू डोंट हैव करेज टू क्वेश्चन। आप ये बोल देते हो कि चलो अगली बार देख लेंगे। अरे यार, क्वेश्चन अब करोगे तो नेक्स्ट टाइम ठीक होगा। क्या कर रहे हो? व्हाट व्हाट आर यू डूइंग? अब ये चीज मैं इस चीज के बारे में क्या बात करूं? लिटरली यार, मतलब दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। जो बड़ी बड़ी एकेडमीज हैं वो बात नहीं करती। हम जैसी एकेडमीज जो कि अभी नई हैं, जो कि अभी ऑफलाइन थी और अब ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी रीच कम है, हम उसकी बात करेंगे बट लोगों तक जाएगी। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द गाइज। मैं पहले सोचता था कि यार ये बहुत बढ़िया नाम है ये वो, बट अब मुझे पता चल गया कि दीज पीपल आर जस्ट हियर टू सेल द कोर्सेज। एग्जाम हो गया, इतना डिफिकल्ट एग्जाम था। ऑन द स्पॉट आपने अपने बैच के पता नहीं कब कब के पढ़ाए हुए स्क्रीनशॉट डाल दिए। इतनी बड़ी टीम है आपकी, चलो बहुत बढ़िया डालोगी। फिर आप बच्चों को बोल रहे हो यार हमने इतना कुछ कराया था, आपने किया नहीं, खुद नहीं किया। यू हैव नॉट डन इट, इट इज योर फॉल्ट। आपने बच्चों को एक बार नहीं बोला कि भाई पेपर औखा था, पेपर टफ था, अनएक्सपेक्टेड एग्जाम था, प्रेशर माउंट हो गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर था। आप उनको ये बोल रहे हो कि भाई मैंने कराया, मैंने कराया, मैंने कराया, मेरे पास आ। आपको पता है ये क्यों बोलते हैं ऐसे? ये बोलते हैं ताकि जो नए एस्पिरेंट है ना, वो बकरों की तरह फंस जाए इनके जाल। वो सोचे कि ओ माय गॉड, इन्होंने तो कराया था, लगता है हमारे सीनियर्स ने ही नहीं करा होगा। समझ रहे हो? रिपीटर्स जो हैं वो आपके पास नहीं जाएंगे कभी भी। वो नहीं जाते। आपकी जो ऑडियंस है ना, वो ये नए एस्पिरेंट ही हैं। यही आपका कोर्स एनरोल करते हैं। यानी कि दिस इज सच ए बैड थिंग कि एक ऐसा एग्जाम हुआ है जो कि डिफिकल्ट है, और आप अपनी नैया चलाने में लगे हुए हो। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द एस्पिरेंट्स, यू आर जस्ट सेइंग कि मैंने करवाया था, मेरा आ गया। अरे यार, 10,000 क्वेश्चन करा दोगे और 10 आ जाएंगे, क्या फायदा उसका? मतलब कम ऑन। चलो, ये बातें मेरे को करनी थी। एंड मुझे लगता है कि कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं यार, अंधभक्ति करोगे आप, ऑफेंड हो जाओगे और कमेंट कर दोगे, कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है? बट मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूँ। अब हम बात करेंगे एफकेट 1 2026 की थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस में। तो सबसे पहले मैं आपको ना क्लियर कट बोल देता हूँ, ये एग्जाम टफ था। ठीक है, जो भी ऐसा इंसान बोले कि ये एग्जाम डुएबल था, या तो उसने एग्जाम नहीं दिया, या उससे तुक्के मारे हैं और वो डिल्यूजन में है। सिंपल सी चीज। ठीक है।
और उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि सडन डिफिकल्टी स्पाइक थी, समझ रहे हो आप? जैसे एफकैट है ना, अपना एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है कि एफकैट का जो जो एग्ज़ाम है वो इस तरीके से आएगा, जो पिछले 3-4 साल से। अभी क्या हुआ कि एफकैट ने उस स्टैंडर्ड को तोड़ दिया। मैं खुद ये चीज़ बोलता हूँ कि एफकैट डिफेंस में जाने के लिए सबसे आसान एग्ज़ाम है। अब मैं वो चीज़ नहीं बोल पाऊँगा। एफकैट ने टेबल टर्न कर दिए हैं, दे हैव टर्न्ड द टेबल्स। अब आप 2 हफ्ते पढ़ के नहीं जा सकते एफकैट दिन। मैं 2 हफ्ते पढ़ के गया था अपने टाइम पे। अब मैं बोलूँगा कि भाई मैं नहीं दे सकता 2 हफ्ते पढ़ के। सो एफकैट ने वक़्त बदल दिया, जज़्बात बदल दिए। समझ रहे हो आप? सो सडन डिफिकल्टी स्पाइक थी, इसी के कारण कट ऑफ डाउन जाए। अगर सपोज़ करो कोई चीज़ एक तरीके से आती है, वो बिल्कुल डिफिकल्ट वे में आ गई है। सो लोगों के अंदर प्रेशर माउंट हो जाता है कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो उस कैसे हो गया में हम बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? सो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था। उसके बाद टाइम प्रेशर भी आ गया। रीज़निंग जो है अक्सर 25 मिनट लेती है जो, वो 45 मिनट तक जा रही थी भाई, 20 मिनट्स ज़्यादा लग रहे थे। इसने एक टाइम बाउंड प्रेशर, देखो लोग ना रीज़निंग को पहले करते हैं और मैक्सिमाइज़ करते हैं। इस बार क्या हुआ, रीज़निंग डिफिकल्ट आ गई और ऊपर से रीज़निंग वाज़ लेंथी, तो एक तो नंबर भी कम आएँगे रीज़निंग में से और ऊपर से टाइम भी ज़्यादा लग गया। सो लोगों के ऊपर डबल प्रेशर पड़ गया। और इंग्लिश में, इंग्लिश तुम्हारी हार्ड आती है, ये मैं मानता हूँ, हमेशा हार्ड आती है। बट इस बार उससे भी हार्ड आई। 17-18 क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो ना हमेशा। इस बार तो तुम यार 13-14 कर लो तो मैं तुम्हें मान जाऊँ। दिस वाज़ द लेवल ऑफ इंग्लिश। फिल इन द ब्लैंक्स में वोकैब पूछी हुई है, इतनी जबरदस्त। ठीक है? इस पेपर में सर्च एंड स्कैन काम आना था। सर्च करना पड़ना था तुम्हें, क्वेश्चन सिलेक्ट करना था और फिर तुम्हें सॉल्व करना था। ठीक है? ऐसे करते तो 50 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाते और तुम कर लेते। ठीक है? अगर तुम्हारी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस होती तो 50 क्वेश्चन मिल जाते, 50 क्वेश्चन ठीक करते, पास हो जाता। समझ रहे हो? बट सर्च, सिलेक्ट एंड सॉल्व ये चीज़ें करने के लिए भी ना तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना? अब इतने डिफिकल्ट लेवल की प्रैक्टिस तो किसी ने भी नहीं कराई होगी। आप किसी भी बड़ी अकेडमी के मॉक टेस्ट लगा के देख लेना और इस पेपर का लेवल देख लेना, आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हो? सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है? तो सिलेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन इस पेपर की रीढ़ की हड्डी थी, सबसे इम्पोर्टेंट था, जो नहीं हो पाया लोगों से, बिकॉज़ लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद अगर मैं सेक्शन बाय सेक्शन एनालिसिस करूँ, सो रीज़निंग जो है वो टफ एंड लेंथी था, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम कंज्यूमिंग, अनएक्सपेक्टेडली कॉम्प्लेक्स एंड 25 मिनट वाला जो चीज़ है वो 45-50 मिनट्स ले रही है, जिसने प्रेशर क्रिएट कर दिया, साइकोलॉजिकल बैरियर बना दी। और डुएबल क्वेश्चन 12-13, मैं अब देख जर इस जिसने अच्छी तैयारी करी है, वो 12 से 13 क्वेश्चन कर सकता है। मैं इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ कि दे ही और शी कैन एक्चुअली डू 12, 13, 14 क्वेश्चंस, है ना? तो ऐसा ही था यार, क्योंकि डिफिकल्ट था। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन दे दिया, इतना पेचीदा क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश वाज़ वेरी टफ, मैं सच बता रहा हूँ, इट वाज़ टफ। फिल इन द ब्लैंक्स टफ थे, प्रॉपर वोकैब्युलरी थी, पैसेज तुम्हारे कॉम्प्लेक्स थे, तो इट वाज़ टफ एंड डुएबल क्वेश्चन 14-15। 14-15 क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी मैं ग्रेशियसली। जनरल नॉलेज का सेक्शन तुम्हारा मॉडरेट टू डुएबल था, बट मैं आपको ये बता देता हूँ यार, जनरल नॉलेज से आपको जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत कम पड़ता है। बिकॉज़ जीके ना लोगों का फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट नहीं होता, है ना? ऐसा होता है ना कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होता है, एक सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो जीके हमेशा तीसरे या चौथे नंबर पे ही आया है, जीके और मैथ, ठीक है? मैथ किसी-किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बट मतलब किसी का नहीं, बहुत लोगों का होता है, बट जीके की बात करोगे, जीके जो है वो नंबर 1 पे बहुत कम लोगों का होता है। तो जीके कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट कम डालता है। कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट रीजनिंग और इंग्लिश ज़्यादा डालती है। ये चीज़ समझो। 55 क्वेश्चन्स है वो, है ना? और ऊपर से लोग वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमाइज़ करते हैं, नंबर लेते हैं। जीके और मैथ्स में से, मैथ्स में भी लोग नंबर खींचते हैं जिनका बहुत अच्छा है। बट बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है, जिनको डर होता है। और जीके जो है वो तो सबकी मॉडरेट होती है, या तो नहीं आती होती है या मॉडरेट। तो जीके में डुएबल क्वेश्चन वही रहेंगे, चाहे जैसे मर्ज़ी हो, 12-13 क्वेश्चन, ठीक है? बैलेंस थी जीके और करंट अफेयर्स वगैरह भी आ रखे थे, तो ये चीज़ समझना। मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करूँ तो डुएबल था। अब असल में कैच क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मैथ्स को लास्ट में करते हैं, लाइक 80% लोग, और बहुत सारे लोग मैथ्स को सेकंड या थर्ड पे करते हैं, ठीक है? फर्स्ट पे करने वाले सिर्फ मेरे हिसाब से 5% लोग हैं बस, और इन्होंने 16-17 क्वेश्चन कर लिए होंगे अच्छे से,
पर ये बाकी पेपर में फँस गए होंगे फिर, ठीक है? और जिन्होंने पहले सेक्शंस पहले करे, वो मैथ्स में लास्ट में 16-17 नहीं कर वो नहीं कर पाए होंगे ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट, है ना? टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए होंगे, टाइम प्रेशर होगा, तो ये आपको पता है, यू कैन रिलेट टू व्हाटएवर आई एम टॉकिंग। तो स्टैंडर्ड एफकेट डिफिकल्टी लेवल का मैथ्स था, ठीक है? और मैं कह सकता हूँ 15 क्वेश्चन डुएबल थे, बट जिसने लास्ट में करा उनके लिए 10 क्वेश्चन, जिसने पहले करा उनके लिए 15-16 क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि लास्ट में फिर प्रेशर बन गया रीजनिंग के कारण। पर जिसने पहले मैथ्स करा उनके लिए फिर दूसरे सब्जेक्ट में प्रेशर बन गया। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एग्जाम जो है वो इतने बढ़िया तरीके से डिजाइंड था कि जो स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं वही इन्होंने खींच दी, ठीक है? अब सेक्शन वाइज डुएबिलिटी की बात करूं तो रीजनिंग 12-13 क्वेश्चंस, इंग्लिश 14-15, जनरल नॉलेज 12-13 और मैथमेटिक्स 15, यानी कि 53 क्वेश्चंस वर डुएबल। अब इतने सारे प्रेशर समझो, अब इतने सारे प्रेशर के अंदर, अनएक्सपेक्टेड एग्जाम के प्रेशर के अंडर, ठीक है? यानी कि एक तो अनएक्सपेक्टेड एग्जाम है, नंबर 1, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स एग्जाम है, नंबर 3 स्कोरिंग सेक्शंस आपके हार्ड कर दिए हैं, ठीक है? नंबर 4 टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर है। तो इतने सारे प्रेशर के अंडर 53 में से मुझे लगता है 40 क्वेश्चन करने लायक होंगे जो आप कर सकते थे। एक एवरेज एस्पिरेंट, एक ऐसा एस्पिरेंट जो कट ऑफ क्लियर करेगा, वो 40 क्वेश्चन कर सकता था, अच्छे करेक्ट कर सकता था और 10-12 नेगेटिव जरूर करता। तो ये बने तुम्हारे 108 नंबर, समझ रहे हो? तो मैंने ये खुद निकाल के देखा है, ठीक है? मैंने लोगों से बात करी है, मैंने उन लोगों से बात करी है जिन्होंने 10-10 बार पेपर दे रखा है, जिन्होंने सीडीएस दिया, एफकेट दिया, क्लियर करा है, मेंटर से बात करी है, और सबसे बात करके मुझे यही पता चला कि आपका पेपर बहुत डिफिकल्ट था और इसमें 40-42 क्वेश्चंस जो हैं, वो बंदा करेक्ट कर सकता था। अगर जिसने इससे ज़्यादा किए हैं, वो बहुत बढ़िया प्रिपेयर्ड था, बट मिनिमम 40, यानी कि एक एवरेज एस्पिरेंट जो है वो 40 क्वेश्चन करेक्ट कर सकता था इतने प्रेशर के बावजूद, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। तो जो कि बहुत कम क्वेश्चंस। अब कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन क्वेश्चंस यानी कि ये डुएबल क्वेश्चंस को अफेक्ट करते हैं। ये देखो, जैसे मैंने बताया, एक तो सडन डिफिकल्टी स्पाइक, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो, उसके बाद हार्ड रीजनिंग जो स्कोरिंग होती है, हार्ड इंग्लिश जो भी स्कोरिंग होती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर इन तीनों के कारण, और टाइम मैनेजमेंट के कारण भी जो साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो क्योंकि इसमें आपको करनी थी स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन सिलेक्शन, तो मुझे नहीं लगता वो इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए हैं लोग, ठीक? क्योंकि पेपर वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, देख लो ध्यान से, मुझे पता है आप शॉक हो जाओगे, बट स्टिल इन माय ओपिनियन, इतनी सारी रिसर्च करके मुझे ऐसा लग रहा है कट ऑफ तुम्हारी 100 से 110 के बीच में जा सकती है। देखो, मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आई टुक डेज टू रिसर्च, एंड 1-2 दिन में वीडियो बनाने वाला मैं हूँ भी नहीं किसी भी टॉपिक पे, बिकॉज़ आपको पता ही है जो बंदा जल्दबाजी में काम करता है वो सही काम नहीं करता। तो ये देखो, 100 से 110। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2025 की बात करते हैं। देखो, वैकेंसियाँ हमारी 2026 में ज़्यादा है। कम से कम मेरे हिसाब से 4, 5 या 6 वैकेंसी ज़्यादा है, और 2025 और 26 तो वैकेंसी की कोई टेंशन नहीं, वो ज़्यादा है, ठीक है? 2025 का फर्स्ट पेपर हुआ 4 शिफ्ट में, 25 का सेकंड पेपर हुआ 6 शिफ्ट में। इसकी कट ऑफ गई 121, इसकी कट ऑफ गई 140, ठीक है? अब 4 शिफ्ट में, 6 शिफ्ट में, ठीक है? और ये पेपर था तुम्हारा मॉडरेट, और 2025 का सेकंड पेपर था तुम्हारा बेसिकली ईज़ी, ईज़ी टू मॉडरेट, ये मॉडरेट था। ये पेपर था 26 का जो फर्स्ट पेपर है, ये हुआ 1 शिफ्ट में। इसमें ऊपर से सेंटर बहुत दूर-दूर है, बहुत सारे लोग जा भी नहीं पाए, ठीक है? और तुम्हारा अच्छे से सीबीटी का लेवल भी अच्छे से नहीं हुआ, सीबीटी भी अच्छे से नहीं हुआ। ऊपर से अनएक्सपेक्टेड पेपर का लेवल था, डिफिकल्ट पेपर आ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो मैं ये मान के चलूँगा 121 से ज़्यादा तो कभी भी नहीं जा सकती। ये एक नेचुरल सी चीज़ है, ये एक लॉजिकल सी बात है, और वैकेंसी का कोई चक्कर नहीं है तो 121 से ज़्यादा नहीं जा सकती। बट और फैक्टर्स कंसीडर करूँ, जैसे रीज़निंग स्कोरिंग है उसको कम स्कोरिंग बना देना, इंग्लिश को कम स्कोरिंग बना देना, एक थोड़े टाइम बाउंड डाल देना, अपने दिमाग में प्रेशर डाल देना। उन सभी फैक्टर्स को जब मैं कंसीडर करता हूँ, जो मैंने आपको ऊपर बताए, मुझे ऐसा लगता है कि 100 से 110 के बीच में कट ऑफ आपकी जानी चाहिए। क्योंकि मैंने आपके सामने बोला कि 40 क्वेश्चन एक एवरेज एस्पिरेंट कर सकता था सिलेक्ट करके, बट वो 10-12 नेगेटिव भी करता। ये पेपर नेगेटिव करवाने वाला भी था, क्योंकि प्रेशर में नेगेटिविटी आ जाती है, प्रेशर में तुम्हारे नेगेटिव अटेम्प्ट्स होते हैं। सो इस हिसाब से मैं इस तो यानी कि ये सारी रिसर्च के दम पर लोगों से बात करके मैं आपको ये बोल रहा हूँ, 100 टू 110 कट ऑफ जाएगी, अगर आपके एएफएसबी में 8,000 बच्चे बुलाने हो, जितने पहले बुलाते थे, 7,000 टू 8,000, ठीक है? अगर उन्होंने ऐसा करना है कि भाई 5,000 बुलाने हैं, फिर वो जितनी मर्ज़ी कर दें, 125 कर दें, वो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। बट प्रोवाइडेड दैट कि सीट सेम है,
और उन्होंने एएफएसबी में इनटेक सेम रखना है, कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी, 121 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती कभी भी। एंड मुझे पर्सनली 110 से ज़्यादा नहीं, ठीक है? अगर कट ऑफ 115 भी चलेगी, तो भी मैं मान नहीं सकता उस चीज़ को, बिकॉज़ मुझे लगता है 110 से ऊपर जानी नहीं चाहिए, समझ रहे हो? तो ये तुम्हारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं कट ऑफ के। अनएक्सपेक्टेड रीज़निंग बहुत बार बोल दिया, अब तुम पढ़ ले। So this was all about the AFCAT this was all about the AFCAT analysis and मैं आपको ये बात बोलूँगा कि नेक्स्ट AFCAT में बिल्कुल स्ट्रैटेजी बना के जाना and I know that you guys will ace it and please be aware of people because these people just treat you as a product and they don't care about your feelings. So all the best. अब CDS के ऊपर फोकस करते हैं. I'll make detailed strategy videos on CDS too. Okay.